नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आप मेरे साथ राजस्थान भूगोल की इस यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल के बारे में, जिसमें अब तक की चर्चा में हमने देखा राजस्थान का स्थिति और विस्तार, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान के नए जिले कौन कौन से हैं, राजस्थान के कौन कौन से संभाग हैं जो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नए बनाए गए हैं। हमने उसके बाद में देखा राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार बिखरी हुई रियासतों को एक किया गया और इस पूरे राजस्थान को, जिसको हम आज वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, ये राजस्थान बना। हमने देखा बाद में इस राजस्थान के लिए राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन जो हम कर रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे। हमने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन प्रारंभ किया था, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान का भूगोल। तो हम राजस्थान की जियोग्राफी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने भौगोलिक विभाजन का टॉपिक शुरू किया था। भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान के इस भौगोलिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांट करके हम राजस्थान को पढ़ रहे थे। हमने अलग अलग व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा की, कौन कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने राजस्थान को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें हमने बात की थी एच.एम. सक्सेना के बारे में। हमने बात की थी एच.एम. सक्सेना के बारे में, रामलोचन सिंह के बारे में हमने बात की थी। तो इन सब के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण, सामान्य भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें हम देख रहे थे राजस्थान को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। तो 4 भाग कौन कौन से हैं वो देख लो। हमने देखा था एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद हमने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर हमने देखा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान को कुल 4 भागों में बांटा था। इन 4 भागों में बांट करके हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थल को हमने डिटेल से देखा था। पश्चिमी मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा कौन सा था? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस प्रकार से हमने पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ा था। इन दोनों के आगे जो उपभाग थे वो भी हमने देखे थे, शुष्क मरुस्थल के कौन कौन से उपभाग है और अर्ध शुष्क मरुस्थल के कौन कौन से भाग हैं। अब हम देख रहे थे अरावली पर्वत प्रदेश को, जिसमें हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सा था? तो दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, जिसमें हमने उत्तरी अरावली को देख लिया था। हमने इसका विस्तार देखा था, कहां से था? खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से कहां तक था? तो सांबर झील तक था, सांबर झील तक था। हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की थी, यहाँ की भौगोलिक विशेषता क्या है हमने उसके बारे में देखा। हमने देखा उसके बाद में हम बात कर रहे थे मध्य अरावली के बारे में। हमारा जो पिछला सेशन था, पिछली हमारी जो क्लास थी वो किस पे आधारित थी? तो मध्य अरावली के साथ थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट सर्च कर सकते हैं राजस्थान जियोग्राफी बाई उमेश लाडूणा, उसमें आपको ये सारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। मध्य अरावली का विस्तार हमने देखा था, सांबर झील से कहां तक था? सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक था। देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद में है। तो वहां तक इसका क्या है? विस्तार है। हम देख रहे तो बाद में, अब आज हम देखेंगे दक्षिणी अरावली को। इसको देखेंगे, दक्षिणी अरावली की हम यात्रा करने वाले हैं, जिसमें हम इसका विस्तार देखेंगे। देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से कहां तक होगा? तो आबू रोड तक होगा। आबू रोड, ये आबू रोड कहाँ है दोस्तों? तो ये है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में है। तो हम इस प्रकार से इस राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थल को देखा था, अरावली पर्वतीय प्रदेश को अब देखना कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम देखेंगे आज दक्षिणी अरावली को। तो आज का हमारा सेशन शुरू होता है दक्षिणी अरावली के साथ। आप अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, नोटबुक और पेन हाथ में ले लीजिए, साथ साथ लिखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए डायग्राम को, ताकि जो भी बात आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो,
वो आप साथ साथ लिख सको और बाद में हमेशा के लिए आपकी चीज़ों क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। और जब कभी भी आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओ जिसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी का सिलेबस मेंशन होगा, आपका एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है, इस सेशन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देख लेना। हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नोटबुक आपके पास होगी, पेन आपके पास होगा, आप साथ साथ चीज़ों को लिख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल की इस यात्रा को दक्षिणी अरावली के साथ। तो आज हम देखेंगे दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश हमने मैप में देख लिया था किस प्रकार से विस्तारित है, कुछ और भी देखेंगे। बाकी आज हम देखने वाले हैं ये कहाँ तक विस्तारित है, कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल है, सारा हम आज देखने वाले हैं। तो हम बना लेते हैं राजस्थान का एक छोटा सा प्यारा सा मैप। मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ एक मैप बनाओगे। एक मैप हमने इस प्रकार से बनाया है। हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कौन है, अरावली। कौन है, अरावली। अरे अरावली जिला कौन से राज्य में स्थित है, अरावली जिला कौन से राज्य में स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया हो तो थम्स अप कर देना सभी। हम देख रहे थे, देखो यहाँ से ये कौन सा था, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू कौन सी पहाड़ियां, डोंसी की पहाड़ियां। यहाँ से लेकर के ये सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील तक कौन सी अरावली थी, तो उत्तरी अरावली। उसके बाद में हमने देखा सांबर झील से ये जो देवगढ़ राजसमंद है, देवगढ़ है कहाँ का है, राजसमंद का। राजसमंद जिला जिसका नाम एक झील के आधार पर पड़ा है, हम उस झील के बारे में भी देखेंगे। ये कौन सी अरावली है, तो मध्य अरावली। मध्य अरावली इसका नाम होगा। हम उसके बाद देखेंगे देवगढ़ राजसमंद से लेकर के आबू रोड सिरोही तक। सिरोही तक एक विस्तारित है, कौन सी अरावली है, तो दक्षिणी अरावली है। कौन सी अरावली है, दक्षिणी अरावली है। हम आज इसी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ इसमें कौन कौन से जिले हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक तो सिरोही है, दूसरा राजसमंद, एक जिला और आता है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा पुर है ये, उदयपुर है। तो राजसमंद, सिरोही और उदयपुर, इसमें ये 3 जिले शामिल है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो एक नया जिला और है, कौन सा, अरे उदयपुर से नया जिला बना है ना, सलूम्बर। ये जो सलूम्बर जिला है ये भी इसी दक्षिणी अरावली में शामिल हो जाएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन नए जिलों का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये दो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए आपके दो क्वेश्चन हो गए, दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये तो है बात आज की। हमने देखा दक्षिणी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर के सिरोही, आबू रोड सिरोही तक है। अब इसमें जिलों का पूछा जाए कौन कौन से जिलों में दक्षिणी अरावली विस्तारित है, तो राजसमंद में है, उदयपुर में, सिरोही में, और उदयपुर से नया जिला बना कौन सा, सलूम्बर। कौन सा अंबर है ये सलूम्बर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 4 जिले हैं वर्तमान में। पुराने जिले कौन कौन से हैं, तो उदयपुर, सिरोही और राजसमंद है। नया जिला उदयपुर से अलग होकर के बना कौन सा, सलूम्बर जिला। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो बहुत ही अच्छा, छाप लो, बस दिमाग में छाप लो, चीजों को कॉपी में छाप लो, दिमाग में छाप लो, छाप लो, बस एक बार छाप लिया दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम बातें सारी है जो फैक्चुअल, जो अपने लाइन टू लाइन लिखते चलेंगे, सब चीजों को हम अच्छी तरह से देखते हुए चलेंगे। तो मेरे साथ आप भी छापते रहना, चीजें जितनी छप जाएंगी एक बार अच्छी तरह से आपने छाप लिया। चेतन मन में छापना पड़ेगा, अचेतन मन में तो बहुत सी चीजें पड़ी हैं। आप चेतन मन में छाप लो। देखो चेतन मन अचेतन मन अलग अलग होते हैं। अचेतन मन में हम जिस चीज को याद रख, एक बार पढ़ सुन लेते हैं, दोबारा भूल जाते हैं। हम कई बार किसी चीज को भूल जाते हैं ना, यार वो पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा, क्योंकि वो हमारे मन के अचेतन मन में है। देखो दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। जो चीज अचेतन मन में जाएगी, हमारे अचेतन मन में वो ही जाएगी जो कभी हमने देखी सुनी पढ़ी होगी। एग्जाम में हम जो क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे यदि एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ गए,
हमने उसमें से कितने किए, 80 किए, हमारे सही कितने हुए, तो 70% हमारे सही हुए। ये जो 10% गलत होने का जो रीजन है ना, ये ऐसे नहीं है कि हमने कभी पढ़े नहीं थे, हमने पढ़े तो थे, लेकिन कहाँ पे है, हमारे इस अचेतन मन में पढ़े थे, हमारे अचेतन मन में पड़े थे, जिसका ताला हमसे नहीं खुला, हमसे वो चाबी खो गई। हमसे यदि वो चाबी खो गई तो देखो वो चाबी किसकी, अचेतन मन की नहीं थी, वो आपकी किस्मत की चाबी थी, किस्मत के ताले की चाबी थी। यदि आप इन 10 क्वेश्चनों में की जो इस 10 क्वेश्चनों को इस अचेतन मन के लॉकर से खोल लेते, यहाँ पे लॉकर बना है, उसकी चाबी आपको नहीं मिली, यदि ये 10 क्वेश्चन आपके इस लॉकर से बाहर निकल आते हैं सर, तो आपकी किस्मत की चाबी होती, वो किस्मत का ताला होता, वो खोल लेते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। अब हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 10 क्वेश्चन गलत हुए तो कम से कम कितने क्वेश्चन और कट जाएंगे, आपके 66% ही सही बचेंगे। यदि 1/3 होता है तो भी 66 ही बचते हैं ना, 66 पॉइंट कुछ बचेगा, तो बचेंगे 66 ही, तो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी बातें हो जाती है। चेतन मन और अचेतन मन की चीजों को याद रखो, अचेतन मन में जो पड़ा है उसको हर बार खोदते हुए चलो, निकाल के चेतन मन में डालो, बार बार रिवाइज करो उस चीजों को, वो अचेतन मन से चेतन मन में आ जाएगा। और चेतन मन में हमारा क्या है, लॉकर है जो खुला रहता है, ऐसा लॉकर है जिसको चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट खुला होगा। एग्जाम में कभी बैठो, आपका चेतन मन का लॉकर खुला रहेगा, तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। अब देखते हैं आगे, दक्षिणी अरावली का विस्तार तो हमने देख लिया कौन कौन से जिले में है, तो पहले हम इसका विस्तार ही लिख लेते हैं। विस्तार कहां से कहां तक का हमने देखा था कि देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से कहां तक है, तो आबू रोड तक है। आबू रोड कहाँ पे है, सिरोही में है जी। आबू रोड सिरोही तक इसका क्या है, विस्तार है। उसके बाद विस्तार के जिले, जिले देखेंगे कौन कौन से आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा। राजसमंद के बाद जिला आएगा उदयपुर, उदयपुर के बाद जिला आएगा सिरोही। तो ये तो है वो 3 जिले जो कभी पहले हुआ करते थे, तीनों के तीनों है तो आज भी, लेकिन ये इनका ही पहले क्या था, अस्तित्व था। होता हमेशा ये ऐसा ही है, जब नई चीज आ जाती है पुरानों को लोग भूल जाते हैं, नई को याद रखते हैं, नई की ज्यादा महिमा गाते हैं। तो नया जिला कौन हो जाएगा इसमें, सलूम्बर। आपको भी इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ये जो सलूम्बर जिला है किससे अलग होकर के बना है, उदयपुर से अलग होकर के बना है। उदयपुर कहता होगा कि कभी तो हमारे साथ थे, आज अलग हो गए, ये कैसी आपने खपा की है जो हमसे दूर हो गए। चलो हम शुरू करते हैं आगे का। क्या हमने देखा, हमने देखा कि विस्तार कहां से कहां तक, देवगढ़ राजसमंद से आबू रोड सिरोही तक विस्तार किसका है, तो दक्षिणी अरावली का है। जिले कौन कौन से, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। नया जिला कौन, सलूम्बर होगा, कौन हो जाएगा, सलूम्बर जिला हो जाएगा। अब देखेंगे इस अरावली की विशेषता क्या है, दक्षिणी अरावली की। हमने देखा था उत्तरी अरावली और मध्य अरावली का विस्तार कम है, वो जो क्या है, फैली हुई कम है, खटी फटी ज्यादा है। लेकिन ये जो दक्षिणी अरावली है ये सबसे ज्यादा विस्तारित है, तो हम क्या लिखेंगे, ये सर्वाधिक विस्तारित है। कैसी है, सर्वाधिक विस्तारित है, कटी फटी नहीं है, बिल्कुल निरंतर है, सतत है। कैसी श्रेणी है यहाँ पे अरावली, तो अरावली की सतत श्रेणी है, अरावली की सतत श्रेणी है, सतत जो हमेशा चलती रहे, लंबी चलती रहे, सतत। आपने नाम सुना होगा, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास। विकास के बारे में तो पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो हमारा सेशन शुरू होगा अर्थव्यवस्था, उसमें हम बात करेंगे ये सतत पोषणीय विकास क्या है, उसको भी हम देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जब ये टॉपिक शुरू होंगे हम इसको सबको देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि हम छोटी छोटी वैकेंसियों की तैयारी करेंगे, हमारा मकसद ये है कि हम तैयारी करें बड़ी वैकेंसी की, आरएएस की तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे आरएएस की। तो इसके साथ साथ जो छोटी वैकेंसियां होंगी उसको भी कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, आरएएस का रहेगा, जिसमें हम आपको कराएंगे, इकोनॉमिक्स भी करवाएंगे, अर्थव्यवस्था भी आपको करवाई जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी आपको करवाया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी भी आपको करवाई जाएगी, एथिक्स भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाए जाएंगे। अच्छी तरह से आप जुड़ते हुए चलना, अपने साथियों को भी साथ में लेते हुए चलना। अब बात आती है अरावली की, सतत श्रेणी है, यहाँ पे कट्टी पट्टी नहीं है, बिल्कुल विस्तारित है। अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी यहाँ पे स्थित है, तो क्या लिखेंगे, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी, जो ये दक्षिणी अरावली है
अरावली में सर्वाधिक ऊंचाई वाली है। हम देखेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ के देखो सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर जो केवल दक्षिणी अरावली का ही नहीं बल्कि किसका है, अरावली का, संपूर्ण अरावली का सर्वोच्च शिखर। अरे संपूर्ण अरावली का ही क्यों कहें, हम कहेंगे दक्षिण भारत का, मध्य भारत का, किसका, तो मध्य भारत का, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है ये, मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। हम देखेंगे कि उत्तरी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो K2 गोडविन ऑस्टिन है। कौन सी, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये हमारा क्या है, तो भारत है। यदि ये हमारा देखो भारत है, तो यहाँ पे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जो POK के अंदर है, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है काराकोरम। अरे कौन सा कोरम है ये, काराकोरम है। बात आ गई शब्द कोरम, कोरम क्या होता है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप नहीं दे पाओगे तो हम देंगे आपको इसको, किसमें इसका जवाब देंगे आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में। हम इसको भारतीय राज्य व्यवस्था में जब संसद पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे कोरम क्या होता है। लेकिन यदि आपको पता है तो आप इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, आज तो क्वेश्चनों की झड़ी लग जाएगी। अब देखो काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन, K2 गोडविन ऑस्टिन, K2 गोडविन ऑस्टिन। ये तो है उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अरे इसको यदि POK में मान लिया जाए, अरावली हिमालय पर्वतीय प्रदेश की भारत में सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यहाँ पे आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये हिमालय में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, कंचनजंगा। दक्षिणी अरावली की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियों में यहाँ पे स्थित है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां या अन्नामुदई की पहाड़ियां, इनको इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई। तो ये कहाँ की है, दक्षिण भारत की। जब बात आती है ना मध्य भारत की, तो मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है सिरोही जिले में स्थित कौन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कौन सी पर्वतों में है, तो अरावली में है। कहाँ पे है, अरावली में। तो इस प्रकार हम इसको देखने वाले हैं कि जो सर्वोच्च शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर है, मध्य भारत का भी सर्वोच्च शिखर है। अरे कौन सा है, तो गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अरे इसका नाम गुरु शिखर ही क्यों पड़ा, इसका नाम गुरु शिखर ही क्यों पड़ा, क्योंकि यह जो शिखर है, मेरा जो माउंट आबू है, माउंट आबू में स्थित है, जो सिरोही जिले का जो माउंट आबू स्थान है वहां पे स्थित है कौन, गुरु शिखर। गुरु शिखर ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर स्थित है। किनका मंदिर स्थित है, तो गुरु दत्तात्रेय जी का, गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी का मंदिर स्थित है। इनके नाम पर इसको क्या कहते हैं, गुरु शिखर कहते हैं। इस गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। कितने मीटर है जी, 1722 मीटर है। अगर दत्तात्रेय ऋषि जी के मंदिर की ऊंचाई को साथ में जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई है 5 मीटर। किसकी, गुरु दत्तात्रेय ऋषि जी के मंदिर की ऊंचाई 5 मीटर है, जो गुरु शिखर के बिल्कुल ऊपर स्थित है। गुरु शिखर के बिल्कुल ऊपर स्थित है। आप कभी माउंट आबू गए हो, गुरु शिखर गए हो, तो आपने वहां पे गुरु दत्तात्रेय जी ऋषि जी का मंदिर भी देखा होगा। तो जब आप इस मंदिर को देखा हो तो इन दोनों की ऊंचाई को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1727 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी गुरु शिखर की। तो ये भी आंकड़ा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये 1727 वाला भी पूछ लिया जाता है। यदि आप RS मेन के एग्जाम में लिखने जा रहे हो तो आप दोनों एक को मेंशन कर दो, उसके साथ आप इन दोनों ऊंचाइयों को मेंशन कर दो। यदि ऑप्शनल पेपर है और एक ऑप्शनल एग्जाम है तो उसमें से जो भी एक ऑप्शन आपको दोनों में दिखाई दे आप उसको सही कर दो। यदि ये दोनों दे रखे हैं तो आप इसको सही मानो, ये 2 स्टार मानेंगे, क्योंकि गुरु शिखर की एक्चुअल ऊंचाई तो कितनी है, 1722 मीटर है। ये तो मंदिर को मिलाने के बाद होती है। तो यदि दोनों आ जाए एक साथ तो इसको सही मानना, 2 स्टार इसको दे देना, इसको एक आधा स्टार दे देना। तो इस प्रकार से हम देखते हुए चलेंगे। ये अरावली के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। तो इसका यदि हम देखें, अरावली, दक्षिणी अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, उदयपुर जिले में है। कहाँ पे, उदयपुर जिले में। अरावली का पूछे संपूर्ण अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर में है। और सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछे तो कौन से जिले में है, सिरोही जिले में है। कौन सी है, गुरु शिखर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो रघुनाथगढ़, हमने बात की थी ना, 1055 मीटर जिसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इस प्रकार से हमने अरावली के बारे में कुछ देखा।
अब हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या है। तो देखो ये अरावली है, ये जो, अब इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको छाप लो, साथ साथ में छाप लो। एक बार मौका मिलता है, आपका अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए एक एग्जाम के लिए। ऐसा सोचो ये जिंदगी का आपका अब पहला और आखिरी मौका है, इसके बाद जिंदगी आपको कभी कोई मौका नहीं देने वाली। इस प्रकार से इसको पढ़ते हुए चलना। अब हम देखते हैं आगे इसकी और विशेषता क्या है दक्षिणी अरावली की, सब देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस सेशन से बाहर जाएगा किसी भी एग्जाम का। तो हम देखने वाले हैं इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो अरावली है, दक्षिणी अरावली, ये यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जनसंख्या। पूरी अरावली की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, सर्वाधिक घनत्व वाली है, और उसके बाद यदि हम देखेंगे तो सर्वाधिक वितान वाली भी है। कैसी है? वितान वाली। सर्वाधिक वितान है तो सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाएगी। तो यहाँ पे सर्वाधिक क्या है? यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है, यहाँ की जैव विविधता भी ज्यादा है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनका घनत्व भी ज्यादा है, वानस्पतिक घनत्व ज्यादा है, वानस्पतिक घनत्व भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ की जो वितान है, वितान क्या होता है? तो आपने देखा होगा, इकोलॉजी तो पढ़ी होगी, उसमें आप वितान देखते हो जब पेड़ पौधे इस प्रकार ऊपर बढ़ रहे हैं। जैसे ये कोई पेड़ है, ये इसके साथ में कोई पेड़ बना हुआ है, इसके साथ में फिर कोई पेड़ बना हुआ है। तो वितान उसे कहते हैं जो इन पेड़ पौधों के द्वारा, इनके पेड़ पत्तों के द्वारा वो भूमि, जो जितनी ज्यादा भूमि को ढक लिया जाता है, तो इनके पेड़ पौधे जो ऊपर जो पत्ते जो है उन्हीं को वितान कहा जाता है। वितान के द्वारा सर्वाधिक जो भूमि है उसको घेर दिया जाता है। यहाँ तक क्या होता है, इससे आगे जाकर के सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये यहाँ तक ऊपर रह जाता है पेड़ पौधों तक। इसी को बोलते हैं वितान। बाकी हम देखेंगे इकोलॉजी की क्लास में। तो ये तो है बातें यहाँ की। सर्वाधिक क्या है यहाँ का, तो हमने देखा जैव विविधता सर्वाधिक है, यहाँ के जो किले भी सर्वाधिक है। तो क्या और क्या क्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे किले दुर्ग भी क्या है? सर्वाधिक बने हुए हैं। नदियां भी यहाँ से सर्वाधिक निकलती हैं, नदियां भी यहाँ से सर्वाधिक निकलती हैं, सर्वाधिक निकलती हैं। और लगभग जो नदियां निकलती हैं वो कैसी होती हैं? सदा नीरा नदियां होती हैं, सदा नीरा, नित्य वाहिनी, नित्य वाहिनी नदियां निकलती है यहाँ से। तो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बरसात ज्यादा होती है, तो देखो नदियों में पानी सर्वात चलता ही रहेगा। यहाँ से जो नदियां भी निकलती हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ की पहाड़ियों के बारे में। किनके बारे में देखेंगे? पहाड़ियों के बारे में देखेंगे, यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब देख लेते हैं दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ। दक्षिणी अरावली प्रदेश पहाड़ियाँ, दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो हम इसमें कुछ पहाड़ियों के नाम देखेंगे। एक तो होगा मेवाड़ की पहाड़ियाँ। हम किस प्रकार पढ़ेंगे? मेवाड़ की पहाड़ियाँ। और एक देखेंगे आबू खंड की पहाड़ियाँ, आबू खंड की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से हम इसको आगे ऊपर विभाजित करते हुए पढ़ेंगे। जो पहाड़ियाँ हैं, मेवाड़ की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, आबू खंड की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेवाड़ की पहाड़ियों से। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? मेवाड़ की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। फिर किसको पढ़ेंगे? तो आबू खंड की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे पहाड़ियाँ देखेंगे, छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत है वो देखेंगे, उनके शिखर देखेंगे, और कुछ यहाँ पे जो पठारी भाग है वो देखेंगे, कोई दर्रे हैं तो वो देखेंगे, यहाँ की कुछ सांस्कृतिक भौगोलिक विशेषताएं हैं तो उनको भी देखते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं हम इस मेवाड़ की पहाड़ियों को। तो आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया होगा जिसमें हमने इसको दो भागों में बांट लिया पहाड़ियों को, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और दूसरी कौन सी है? आबू खंड की पहाड़ियाँ। तो देखते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं मेवाड़ की पहाड़ियाँ। मेवाड़ की पहाड़ियाँ, जिसमें हम इन पहाड़ियों में जो पठार स्थित हैं, जो पहाड़ियाँ जो छोटी मोटी जो स्थित है, यहाँ के कौन कौन से शिखर हैं, सबके बारे में देखेंगे। तो हम इसमें देखने वाले हैं पठार। पहले क्या देखेंगे? पठार देखेंगे, पठार। अब ये शब्द है पठार, इस शब्द पे, इस शब्द को लेकर के देखो आरएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पठार क्या है, इस पे 25 शब्दों में लिखो। 50 शब्दों तक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आरएस के अंदर पठार पे। ये पठार क्या है? ये जो
कीवर्ड जो है, ये टर्म है पठार, क्या है, किसे कहते हैं पठार, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कुछ, पठार कहते हैं किसे हैं। हम लिखेंगे भूमि का उठा हुआ वह भाग, वह भाग जो जो मेज की आकृति में होता है, मेज की आकृति में होता है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। कितनी होती है? 600 मीटर होती है। उसे क्या कहेंगे? पठार कहते हैं। भूमि का उठा हुआ वह भाग जो मेज की आकृति में, अरे जो यदि इस प्रकार से होगा ना तो उसको तो हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे, पर्वत कहेंगे, माउंटेन कहेंगे, पहाड़, पर्वत या माउंटेन कहेंगे। अरे जो यदि वो कोई इस प्रकार की आकृति होगी, मेज के समान किस प्रकार ऐसे कुछ आकृति होगी, उसे क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? पठार कहेंगे। बात आती है ये पठार की, जिनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इन पठार की उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी से। कैसे उत्पत्ति हुई है? ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है। हमने ये भी देखा था कि ये जो दक्षिण जो पठार है, ये किसका हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत के सापेक्ष यदि हम इसको देखेंगे तो ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, दक्कन के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का। तो हम ये देखते हैं, अब देखो ये पठार शब्द आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि का उठा हुआ वह भाग जो मेज की आकृति में होता है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर। ज्यादा भी हो सकती है, हम ऐसे भी देखेंगे जिनकी ऊंचाई कितनी है, ज्यादा है, 1200-1300 मीटर तक की ऊंचाई है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 600 मीटर तक होती है। ये आपको याद रख लेना है। तो अब हम शुरू करते हैं पठारों के, बाद में एक एक पठार के बारे में चर्चा करेंगे। आप साथ साथ नोटबुक में इसे छापते हुए चलना, क्योंकि दिमाग में छापना एक बार देखो इंसान के बस की बात नहीं है कि जो एक बार में सुन लिया वो दिमाग में छप जाएगा। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति होती है कि आप एक बार में सुना हुआ दिमाग में छाप लेते हैं, तो आप किसी और ग्रह से हुए आए हुए लगते हो, इस पृथ्वी ग्रह के तो नहीं लगते। हम देखते हैं इसके बाद यहाँ के पठार। तो हम पठार देखेंगे सबसे पहले बोराट का पठार। कौन सा पठार है? तो बोराट का पठार। बोराट का पठार कहां से कहां तक है? तो कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा तक। इसका विस्तार कहां तक है? देखो, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। गोगुंदा तक जो पठारी भूभाग है, उस पठारी भूभाग का क्या नाम लेते हैं? हम लेते हैं बोराट का पठार। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का उठा हुआ भाग, उठा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? तो बोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? तो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ जो कहाँ पे है? राजसमंद में है। गोगुंदा कहाँ पे है? तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी देख लो। ये हमारा उदयपुर है। क्या है? उदयपुर है। ये उदयपुर का मध्य भाग है। कैसा भाग? मध्य भाग। जिला कौन है? उदयपुर। उदयपुर में दो कंडीशन से आती हैं। कौन सी आती हैं? मध्य भाग से उत्तर का जो भाग है, इसका नाम होता है गोगुंदा। यहाँ पे जो भी पहाड़ियां हैं, भौगोलिक क्षेत्र का क्या नाम लेंगे हम? गोगुंदा। मध्य उदयपुर के मध्य भाग से उत्तर की ओर जितना भी भूभाग है, उसका क्या नाम है? गोगुंदा। और दक्षिण की ओर जो भाग है, उसका नाम है बिच्छामेड़ा। बिच्छामेड़ा, ये आप शब्द याद कर लेना। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो उदयपुर के मध्य भाग से दक्षिणी में, और उदयपुर के मध्य भाग से उत्तरी भाग में कौन सी पहाड़ियां होंगी? तो गोगुंदा की पहाड़ियां होंगी। तो देख लो, राजसमंद से उदयपुर, ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि बोराट के पठार का विस्तार है, कहां से कहां तक है? तो राजसमंद से उदयपुर तक है। वो भी आप देख लेना, क्योंकि कुंभलगढ़ किस जिले में आता है? राजसमंद में। गोगुंदा कौन से जिले में आता है? तो उदयपुर जिले में आता है। तो ये हमने देखा बोराट के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमने ये देखा। उसके बाद यदि इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी बात करें कि ये उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई होगी 1225 मीटर।
कितने मीटर है? 1225 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? बोराट के पठार की। हमने अभी तो कहा था ना, औसत ऊंचाई तो 600 मीटर होती है पठारों की, लेकिन किसी पठार की ऊंचाई ज्यादा भी हो सकती है। हमने अभी पहले मैंने बताया था ना कि 1200-1300 मीटर तक के भी ऊंचे पठार होते हैं, वो भी हम देखेंगे। बस इनकी आकृति कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, न कि ऐसे भूबंधाकार या ट्राइंगल शेप में नहीं होगी। जिस प्रकार एक पठार पर्वत होता है, पहाड़ होता है, वैसी आकृति इनकी नहीं होती, बिल्कुल मेज के समान आकृति होती है। तो ये हमने देखा बोराट के पठार के बारे में। देखो इसका जो कार्य क्या, मुख्य कार्य, इसे जल विभाजन करता है, जल विभाजन भी करता है। जल विभाजन या जल विभाजक है, जल विभाजक पठार या भूभाग है, भूभाग है। तो जो जल विभाजक करता है, यानी ये जो नदियों को बांट देता है। इसके जो पूर्व में जो नदियां आएगी वो तो जाएगी बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम में जो नदियां वो अरब सागर में जाएंगी, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं जल संभर। जल संभर भी हम इसको कह सकते हैं, जल विभाजक कह सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा, बोराट के पठार के बारे में देखा। तो ये हमने देखा बोराट का पठार। अब इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, किस प्रकार से ये विस्तारित है, इसमें और कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम इस डायग्राम में देखेंगे। हमने बात की ये जल विभाजक है, और इसको हम कह सकते हैं एक संश्लिष्ट गांठ। क्या कह सकते हैं? संश्लिष्ट गांठ कह सकते हैं इसको। और क्या कह सकते हैं? वक्र या कट्टक भी कह सकते हैं, वक्र या कट्टक भी कह सकते हैं। वैसे तो ये जो कट्टक होती है ना, ये कहाँ होती है? महासागरों के नीचे होती है, महासागरों के मध्य में जो भूमि का जो उठा हुआ भाग होता है, जो कुछ पहाड़ या पठार के रूप में होता है, उसको कहते हैं कट्टक। जैसे आपने मध्य अटलांटिक कट्टक के बारे में सुना होगा, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये इधर अपना अफ्रीका, ये अफ्रीका, और इधर यूरोप, यूरोप है। तो ये यहाँ पे क्या बच गया? तो ये हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है, इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। एस की आकृति में है, किसी आकृति में है? एस आकृति में है। इसी एस आकृति में यहाँ पे एक द्वीप आता है, बोवेट द्वीप। कौन सा द्वीप? तो यहाँ पे बोवेट द्वीप आता है, बोवेट द्वीप। और यहाँ पे उत्तर में है आयरलैंड, आयरलैंड द्वीप। तो यहाँ आयरलैंड द्वीप से बोवेट द्वीप तक बीच में एक उठा हुआ भाग है, पठारी सा भाग है। कहाँ पे है? तो इस अटलांटिक महासागर के तल में बिल्कुल नीचे यहाँ पे कुछ पहाड़ियां सी है जो इसके नीचे है, कुछ उठे हुए भूभाग है। इसको हम क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कट्टक, मध्य अटलांटिक कट्टक हम इसे कहते हैं। तो इसी प्रकार की ये कट्टक होती है। वक्र गांठ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये हमारा क्या है? बोराट का पठार, बोराट का पठार है। अब देखो इसके उत्तर और पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं, जो उनको क्या कहेंगे? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। उसके बाद इसके जो दक्षिण पूर्व में जो पहाड़ियां, जो पठारी भाग है, इसको कहते हैं भूमट, इसको भूमट का पठार कहेंगे। इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ी, उनको भाकर कहेंगे। इस कारण देखो ये यहाँ से क्या, दो पहाड़ या दो स्थलाकृतियां अलग हो रही हैं। यहाँ से क्या हो रही है? दो स्थलाकृतियां, दो पर्वत श्रृंखलाएं, दो पहाड़, दो पहाड़ियां क्या हो रही है? यहाँ से अलग हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं, गांठ या संश्लिष्ट गांठ, संश्लिष्ट गांठ इसको कहते हैं। इसी प्रकार की एक गांठ का नाम आपने सुना होगा, पामीर की गांठ, पामीर की गांठ। पामीर जिसे विश्व की क्या कहते हैं? छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर में यहाँ पे स्थित है। ये चीन वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक पामीर की पठार है। अब इसको पामीर गांठ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इधर तो कुछ पहाड़ियां है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? हिमालय, हिमालय की पहाड़ियां कहते हैं। और इस तरफ जो पहाड़ियां, हम उन्हें कहते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां, हिंदू कुश की पहाड़ियां, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला या हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। और इधर जो पर्वत है कौन सा है? हिमालय पर्वत। तो दो पहाड़ों को, दो पर्वतों को अलग कर रहा है, दो स्थलाकृतियों को क्या कर रहा है? एक दूसरे से अलग कर रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पामीर की गांठ। और इसी प्रकार से देखो ये जो बोराट का पठार है, ये भाकर को भूमट से अलग करता है, भाकर को भूमट से अलग करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं?
संश्लिष्ट गांठ कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कटक क्या होती है ये भी आपको समझ में आएगा। शब्द शब्द पर कौन आपका जो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होना चाहिए, आपको शब्द डिस्क्राइब करने आने चाहिए। आप चाहे आरएएस का एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, उसके अंदर आपको शब्द ही डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। आपके शब्दकोश में हजारों शब्द होने चाहिए। सभी शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा शब्द बोल रहे हो, उसका अर्थ क्या है, आप उस अकेले शब्द के ऊपर कितने शब्द लिख सकते हो, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका आरएएस या आईएएस का एग्जाम क्लियर होगा। तो ये तो बातें हैं आगे अपने देखी इस बोराट के पठार के बारे में। और इसके पास पास क्या है तो वो देखो, ये तो हमारा आ गया कुंभलगढ़। कौन है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से लेकर के ये जो पठारी सा भूभाग है, यहाँ कहाँ तक आएगा? गोगुंदा तक। कहाँ तक आएगा? गोगुंदा तक। तो ये जो पहाड़ियां इनका इसका क्या नाम है? बोराट का पठार। बोराट का पठार। ये तो हमने देखा बोराट का पठार। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। ये कुंभलगढ़ और ये गोगुंदा, यहाँ तक ये जो पठारी भूभाग है क्या नाम है इसका? बोराट का पठार। बोराट का पठार। अब देखो यहाँ से यदि अपन जाते हैं ना इस प्रकार से, तो यहाँ पे बीच में एक जगह आएगी जिसका नाम है सलूम्बर। क्या नाम है? सलूम्बर। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है? जयसमंद झील। जयसमंद झील। सलूम्बर में कौन सी झील? जयसमंद झील, जो पहले कहाँ हुआ करती थी? उदयपुर जिले में स्थित होती थी। हम पढ़ते थे जयसमंद झील कहाँ पे है, तो उदयपुर जिले में है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जयसमंद झील कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर जिले में स्थित है। हम एक चीज आप आगे पहाड़ देखेंगे, लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार देखेंगे? लसाड़िया का पठार। तो उसकी लोकेशन भी देख लो। हम जब इसके जयसमंद झील के पूर्व में देखते हैं कुछ कटा पटा क्या है? पठारी भाग है। क्या है? कटा पटा पठारी भाग है। इसी कटे पटे पठारी भाग को क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये लसाड़िया का पठार क्या समझ में आ गया होगा। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार है ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोराट का पठार विस्तारित है कौन कौन से जिलों में है, कहां से कहां तक है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये पठारों से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आए ही आएगा। जहां राजस्थान भूगोल का क्वेश्चन आना है, पठार से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। कोई सा भी पठार पूछा जा सकता है, चाहे वो बोराट का पठार पूछा जाए, चाहे भोमट का पठार पूछा जाए, चाहे लसाड़िया का पठार पूछा जाए, चाहे और पठार पूछा जाए। सभी पठारों से कोई एक क्वेश्चन तो आएगा। इनको तो रट लेना अच्छी तरह से, कौन सा पठार कहाँ स्थित है, बार बार लिख 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 के याद कर लेना इनको। आएगा क्वेश्चन, पक्का छपेगा, पक्का ही छपेगा। इनसे आप भी छाप लेना अपने दिमाग में, ताकि कल को एग्जाम आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। तो ये तो बातें हमने किसके बारे में देखी? बोराट के बारे में। आज की इस यात्रा को यहीं पे हम विराम देते हैं। अगली हम यात्रा करेंगे अगले सेशन में, यानी कि कल के सेशन में हम इसको देखने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर देना। और जो आज आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, 2-3 जो क्वेश्चन पूछे हैं, उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। अपने साथियों तक इस यात्रा को पहुंचाने के लिए, इस सेशन को पहुंचाने के लिए उनको शेयर कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।